आइए बच्चों, आज हम आयात और निर्यात के बारे में पढ़ेंगे। एक देश जब अन्य देश के साथ वस्तुओं का लेन देन या विनिमय करता है तो उसे विदेशी व्यापार कहते हैं। जब एक देश किसी दूसरे देश से वस्तुओं को अपने यहाँ मंगवाता है तो वो आयात कहलाता है, क्योंकि हमारे यहाँ सामान आया है। और उसके बाद जब एक देश से वस्तुओं को दूसरे देश में भेजा जाता है तो उसे निर्यात कहते हैं। प्राचीन काल से ही भारत के व्यापारिक संबंध पश्चिम एशिया और यूरोपीय देशों से रहे हैं, है ना। और इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। बहुत ज़्यादा सोना था हमारे यहाँ और हमारे पास बहुत धन था। और यहाँ से भारत का अधिकांश व्यापार ब्रिटेन, राष्ट्रमंडल देशों के साथ था। भारत के निर्यात में जूट, चाय पत्ती, सूती वस्त्र, मसाले, अभ्रक, मैगजीन बहुत प्रमुख हैं। आयात में मुख्य रूप से निर्मित वस्तुएं होती थी। स्वतंत्रता के बाद की जो प्रगति है वो इस प्रकार है। 1947 में देश विभाजन के बाद जूट, कपास, चावल ये उत्पादन क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए। ये सब ज़्यादा होता था, लेकिन जब बंटवारा हुआ तो ये पाकिस्तान में चले गए। फलस्वरूप भारत को जूट, कपास और चावल का आयात करना पड़ता है ना। अब हमारे पास नहीं है वो, तो हमें मंगाना पड़ता है। आयात, भारत की आयात संरचना और निर्यात संरचना के बारे में पढ़ लेते हैं। आयात संरचना में कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित है? पूंजीगत वस्तुएं, कच्चा माल और उपभोक्ता वस्तुएं। पूंजीगत वस्तुओं में आएगा मशीन, धातुएं, अलोह धातुएं, परिवहन साधन। और कच्चा माल खनिज तेल, कपास, जूट, रासायनिक वस्तुएं। उपभोक्ता वस्तुओं में आएगा खाद्यान्न, विद्युत उपकरण, औषधियाँ, वस्त्र, कागज आदि। निर्यात संरचना, भारत के निर्यातों को 4 श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला खाद्यान्न, फिर कच्चा माल, विनिर्मित वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं। खाद्यान्न में है अनाज, चाय, तंबाकू, कॉफ़ी, काजू, मसाले आदि। कच्चा माल खाल, चमड़ा, ऊन, रुई, कच्चा लोहा, मैगजीन, खनिज पदार्थ, हीरे जवाहरात आदि। विनिर्मित वस्तुओं में आएगा जूट का सामान, कपड़ा, चमड़े का सामान, रेशम के वस्त्र, तैयार कपड़े, सीमेंट, रासायनिक पदार्थ, खेल का सामान और जूते। और चौथा है पूंजीगत वस्तुएं, मशीनें, परिवहन उपकरण, लोहा इस्पात, इंजीनियरिंग वस्तुएं, सिलाई मशीन, ये सब पूंजीगत वस्तुएं हैं। भारत 11 प्रमुख देशों से भारत की व्यापारिक भागीदारी है और ये कम से कम 48% है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम, जर्मनी, जापान, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, संयुक्त अरब अमीरात, चीन, सिंगापुर एवं मलेशिया। और संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। सिंगापुर भारत को कीमती पत्थर, धातुएं, खनिज तेल, जहाज, नाव तथा अन्य मशीनरी निर्यात करता है। सिंगापुर भारत से अन्य मशीनरी, इलेक्ट्रिक मशीनें, जैव रसायन, पुस्तकें और अखबार, पांडुलिपियाँ, हवाई जहाज व अंतरिक्ष यान का आयात करता है। भारत में निर्यात संवर्धन एवं आयात प्रतिस्थापन। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत में आयात में तो वृद्धि हुई है और निर्यात की मात्रा अपेक्षित वृद्धि नहीं हो पाई है। इसके परिणाम स्वरूप भारत का भुगतान संतुलन प्रतिकूल होता गया, है ना। विदेशी व्यापार के बढ़ते हुए घाटे को रोकने के लिए उन्होंने निर्यात संवर्धन एवं आयात प्रतिस्थापन की नीति अपनाने पर बल दिया। तो निर्यात संवर्धन का मतलब क्या है? यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निर्यात वृद्धि के लिए पुराने निर्यातकर्ताओं को तथा नवीन व्यक्तियों को निर्यात में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मतलब जो सामान हम भेजते हैं, उस जिन लोगों को भेजते हैं, जिन देशों को, उनसे और मिलकर उसकी वृद्धि की जाती है और नए लोगों को भी प्रोत्साहित किया जाता है कि हमारे यहाँ से सामान लीजिए। और आयात प्रतिस्थापन में यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विदेशों से आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर उन्हें कोई निकट स्थापन देश में ही उत्पादित किया जाता है। मतलब कोई ज़्यादा दूर से मंगाने में खर्चा ज़्यादा होता है, तो या तो कोई पास का देश से लिया जाए या स्वयं ही उसका उत्पादन किया जाए। निर्यात संवर्धन के सरकारी प्रयास इस प्रकार हैं। विभिन्न संगठनों की स्थापना की गई, व्यापार विकास संस्थाओं द्वारा इसका प्रयास किया गया, राजकीय व्यापार निगम की स्थापना की गई, निर्यात गृहों की स्थापना की गई, भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना की, ग्रीन कार्ड सरकार ने निर्यात को तेजी से बढ़ाने के उद्देश्य से यह जारी किए, उदार लाइसेंस प्रणाली,
मतलब आसानी से जो लाइसेंस मिल जाए ऐसी कोई प्रणाली का मुक्त व्यापार को भी बढ़ावा दिया। और आयात प्रतिस्थापन के लिए जो सरकार ने प्रयास किए वो इस प्रकार है। भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील है। भारत में आयात की जाने वाली वस्तुओं का देशी विकल्प ढूंढकर विदेशों पर निर्भरता कम करने का प्रयास किया गया, जिससे आयात बिल कम आए। आयात बिल कम होने से विदेशी मुद्रा की बचत होती है और औद्योगिकरण को बल मिलता है, रोजगार के अवसर का सृजन होता है एवं बेरोजगारी का दबाव घटता है। इस प्रक्रिया से देश का आर्थिक विकास होता है और देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता है। जिस प्रकार अभी कोरोना में बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत पड़ी थी, जो हम बाहर से मंगवाते थे वो सब अब हमारे देश में ही बनने लगी। तो ये आयात प्रतिस्थापन का एक उदाहरण है। धन्यवाद।